चलो अब अच्छे से पढ़ लो, आज देख लो सेट्स क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अच्छे से बताए हुए अच्छे से बताए हुए, मतलब जो खराब, मतलब जो ऐसा बोले कि समझ नहीं आ रहा तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसा नहीं है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है यहाँ पर, हाँ वेल डिफाइंड का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल लें हम, कि बोला जाए बताओ टॉप 10 बैट्समैन के नाम बताओ, तुम्हारे लिए टॉप 10 कोई और हो सकते हैं, इनके लिए कोई और हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा कि नहीं, हो सकता है टॉप पे तुम सचिन को रखो, ये कोहली को रखे, हो सकता है ऐसा, तो वेल डिफाइंड हुआ क्या ये, वेल डिफाइंड मतलब कोई भी वो एलिमेंट कोई भी बताए, ठीक है, सबके लिए क्या हो, सबके लिए सेम हो, हमारी बात समझ में, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि बताओ एक सेट बताओ, एक मतलब ये बताओ, एक सेट बनाओ जिसमें क्लास 11th के जो तुम्हारे मतलब क्लास 11th जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके सारे सब्जेक्ट लिखो, तुम्हारे ही क्लास के, तुम्हारी ही क्लास के उन बच्चों की लिस्ट बनाओ, मतलब उन बच्चों को एक सेट में लिखो, मतलब उन सब्जेक्ट्स का नाम लिखो जो तुम्हारे क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो चाहे तुम लिखो चाहे ये लिखें या तुम्हारे क्लास का कोई भी बच्चा लिखे, सारे सेम सब्जेक्ट होंगे कि नहीं होंगे बताओ, सेम सब्जेक्ट होंगे ना सारे, बोलो। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कोई भी बनाए वो सेट सबके लिए क्या हो, सेम हो, तो इसे क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलो या मेंबर्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, ठीक है। जैसे मान लो हम बोलें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताओ, क्या आएगा उसमें बताओ, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो बताओ ये तुम बनाओ या ये बनाए या हम बनाए या कोई दुनिया का कोई आदमी बनाए, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स आएंगे या सेम ही एलिमेंट्स आएंगे, सारे सेम एलिमेंट्स आएंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड में कोई दिक्कत, तो समझ के ना वेल डिफाइंड क्या है, तो बहुत बढ़िया। अब सेट को जो डिनोट करते हैं कैपिटल ABC से डिनोट करते हैं, उनके जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स उनको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ABC से, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो एक सेट लिखा हमने A, B, C, अब उसको चाहे तुम A, B, C लिखो, चाहे B, C, A लिखो, और चाहे C, B, A लिखो, यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम, एलिमेंट्स वही हैं, बस ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, सेट वही है, एलिमेंट्स वही है सेट के अंदर, बस ऑर्डर, और यहाँ पहले A को लिखा, यहाँ पहले B को लिखा, यहाँ पहले C को लिखा है, यहाँ लास्ट में C को लिखा, यहाँ लास्ट में A को लिखा, यहाँ लास्ट में A को लिखा है, तो ऑर्डर बदलने से सेट नहीं बदलता है, ऑर्डर बदलने से सेट नहीं बदलता है, और एलिमेंट्स को हम रिपीट करके नहीं लिखते हैं। मान लो ऐसे लिखा हमने 1, 2, 2, 3, ये सेट लिखो या ये लिखो 1, 2, 3, ये सेट सेम ही है, ये रिपीट हम नहीं करते हैं, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो दिक्कत इसमें नहीं, सेट है वो भी, लेकिन रिपीट वो एलिमेंट, जैसे तुमसे कहा जाए कि बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो कितने दिख रहे हैं इसमें, 3 ही एलिमेंट्स कहे जाएंगे, कि जो रिपीट वाला है वो एक ही काउंट होता है, तो इसलिए रिपीट करके लिखना ही क्यों है, मान लो लिखा है ऐसा तो गलत नहीं लिखा है, लेकिन रिपीट करके लिखना नहीं है बस, ठीक है। हाँ ये सही, ये सेट है, ठीक है। ठीक, अब ये कुछ सिंबल्स है, शायद पहले भी बताया है, ये किसका होता है, बिलोंग्स टू का, ये किसका है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या हो गया, फॉर ऑल, और ये क्या है, देयर एग्जिस्ट, ये क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट बोलते हैं ना इसको। अच्छा, सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर या टैबुलर फॉर्म क्या है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या है, एलिमेंट्स के फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखना होगा, अच्छा, हाँ बढ़िया हूँ शिवेन, और तुम बताओ क्या हाल चाल है। रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म लिखा है, टैबुलर मतलब इसमें एग्जैक्टली एलिमेंट्स लिखे होंगे पहले से, में क्या होगा, एलिमेंट्स पहले से लिखे होंगे, जैसे कि सेट ए लिखा हमने, सीधे सीधे 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया, टैबुलर फॉर्म। मान लो एक सेट बी लिखा हमने, इसमें आ रहा है रेड, वाइट, ब्लू, ये भी क्या है, टैबुलर फॉर्म में, मतलब एलिमेंट्स ही आ गए, रोस्टर फॉर्म बोलो या फिर टैबुलर फॉर्म बोलो। अगला क्या है,
सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट को बिल्ड करने वाला फॉर्म, समझ आ रही बात? सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म मतलब यहाँ पर कंडीशन की फॉर्म में लिखा होगा। मतलब मान लो हमने लिखा सेम इसी सेट को हम देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहले तो यहाँ पर एक x लिखेंगे x, फिर ये कॉलन लगाएंगे सच दैट x क्या है, इसका एलिमेंट है, x क्या है। अब उस x के लिए कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा तो बायो के लिए पढ़ो, फिर बायो पढ़ लो, फिर री एग्ज़ाम दे देना। यहाँ क्या है x सच दैट x क्या है, सेट a का एलिमेंट है। a क्या है, x क्या है, सेट a का। अब x है क्या वो डिफाइन कर देंगे। देखो x क्या था 1 2 3 4। डिफाइन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है हम यहाँ पर लिख दें x लेस देन 5, ठीक है, कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 तो आएगा नहीं। ये बात समझ में आ रही? इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो सेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई लेस देन इक्वल टू 4 कर दिया तो 4 तक जाएंगे सिर्फ। सारी बात समझ में? ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट एलिमेंट्स नहीं लिखे होंगे, ठीक है, एग्जैक्ट एलिमेंट्स नहीं लिखे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लैंग्वेज कुछ कंडीशन दी होगी जिसके अकॉर्डिंग हम सेट बना सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। कोई परेशानी इसमें? बोलो, ये समझ में आ गया? ठीक है, हाँ देखना पड़ेगा शिवेन, ये एक बार गूगल कर लो कि 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, शायद देख लो एक बार, गूगल कर लो। अब देखो यहाँ पर कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर कुछ नहीं कि एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बस यही कार्डिनल नंबर है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही ना सेट, एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यही क्या हो जाएगा। तो इसका कार्डिनल नंबर अगर पूछा जाए सेट ए का तो कितना हो जाएगा 4। इसका कार्डिनल नंबर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर कुछ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एक सेट में, वही हो जाएगा कार्डिनल। जैसे यहाँ पर हमने लिखा a b 1, 4, ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसका कार्डिनल नंबर लिखेंगे कैसा, n और ब्रैकेट में उस सेट का नाम जिसका हम कार्डिनल नंबर लिख रहे हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो na क्या हो गया यहाँ पर 4 के बराबर। कोई दिक्कत? एम्प्टी, नल या वॉइड सेट एक ही चीज़ है। एम्प्टी बोलो, नल बोलो या वॉइड सेट बोलो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट लगा लो ऐसा, करली ब्रैकेट, या फिर फाई से लिख लो, ठीक है, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। दिक्कत इसमें? अच्छा ये बताओ एम्प्टी सेट है क्या? ये देखो सेट को, सेट के जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में लिखे जाते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर हमने फाई लिख दिया, इसका मतलब फाई इसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया है। मतलब ये ऐसा बन गया कुछ, इस सेट के अंदर एक सेट आ रहा है जो कि एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट यानी कि फाई इसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट आ गया इसके अंदर, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो इसीलिए आगे क्या लिखा, नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज फाई इज इट्स एलिमेंट। एक सेट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट भी हो सकता है, ये भी बात समझ लो। क्या सिंगलटन सेट, ये वाला, हाँ एक एलिमेंट है तो सिंगलटन है, ठीक है। सिंगलटन बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो, भी आगे आएंगे, ठीक है, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो अब देखो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट और इक्वल 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट और इक्वल क्या है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होगा और इक्वल का क्या मतलब होगा, समझो। इक्विवेलेंट मतलब वो 2 सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। एलिमेंट्स सेम होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, एलिमेंट सेम होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है,
बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जिस मान लो सेट ए में आ रहा है 1 2 3 4 और सेट बी में आ रहा है 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 यहाँ भी हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी 4 है, मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर क्या हो। इसीलिए आगे क्या लिखा है, इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और देयर कार्डिनल नंबर इज इक्वल। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, इक्वल सेट नहीं बोलते। ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं, दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब उनमें जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट ए लें हम, सेट ए है मान लो यहाँ पर 1 2 3 4, तो सेट बी भी क्या होना चाहिए, सेम। मान लो ऐसे लिखा हमने 4 2 1 3, बताओ दोनों इक्वल हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट आ रहे हैं वही एलिमेंट। अब इसको ऐसे लिखो बी को, चाहे ऐसे लिखो, ऑर्डर से मतलब नहीं होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स ही सेम आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन उसकी वजह से नहीं इक्वल सेट बोलते। इक्वल सेट किसकी वजह से बोलते हैं कि एलिमेंट्स ही सेम हो जाए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो इक्विवेलेंट सेट होगा, और एलिमेंट्स ही सेम हो जाए सारे के सारे तो इक्वल सेट। बिल्कुल, ये वाला जो यहाँ पर ए और बी होगा वो इक्वल तो है ही है। इक्वल सेट जितने भी होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट क्या होगा, देखो फाइनाइट मतलब वो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट आ रहे हैं, किसी में 5 आएंगे, किसी में 10 आएंगे, किसी में 100 आएंगे। मान लो एक सेट हम लिखें, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पर्सन लिविंग इन इंडिया या लिविंग ऑन अर्थ। मतलब उन सभी लोगों के नाम लिखेंगे, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हमने एक्स सच दैट एक्स इज अ पर्सन लिविंग ऑन अर्थ, मतलब यहाँ पर वो सारे पर्सन्स के नाम लिखे जाएंगे जो इस अर्थ पर रहते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स का हम नाम इसमें लिखेंगे। तो बताओ ये फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट, फाइनाइट हुआ। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन तो फाइनाइट है ना भाई, हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ी ना हुआ कि इनफाइनाइट हो गया। सारी बात समझ में नहीं आ रही। इनफाइनाइट सेट्स बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इनफाइनाइट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ बताओ, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये कभी खत्म होगा, कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, सिंगलटन, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सेट्स हैविंग सिंगल एलिमेंट, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो सेट ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया सिर्फ 1 आ रहा है, बताओ ये क्या हो गया, सिंगलटन हो गया। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है, अब आते हैं सबसेट पर। तो इसको समझने के लिए कहानी तो लिख दी हमने, तो समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक ए सेट लिया हमने 1 2 3 और एक बी सेट लिया हमने 1 2 3 4 5। ठीक, अब सेट ए के एलिमेंट्स चेक करो बी में है कि नहीं है। सेट ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ, क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, नहीं, तो बी ए का सबसेट नहीं है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ। ठीक, अच्छा ऐसा भी बोला जाता है, जैसे ए सबसेट ऑफ बी लिखा है तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो पीछे देखो यहाँ क्या लिखा हमने, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो ए बी का क्या हो गया। इसका ये मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो सेट ए है वो सेट बी के एलिमेंट से बना है। सेट ए यहाँ पर जो है वो सेट बी के एलिमेंट से अगर बन रहा है तो ए क्या हो जाएगा, बी का। मान लो यहाँ एक एक्स्ट्रा आ जाता, कुछ मान लो 7 आ जाता, अब ए सबसेट होता बी का, नहीं होता तब। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। वही लिखा आगे कि इसका क्या मतलब होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ, बी इज सुपर सेट ऑफ है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर ए बी का सबसेट हो जाए, बी ए का सबसेट हो जाए तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे।
अगर ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? कैसे भाई? ए अगर बी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी है अगर, तो ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? बी में। अगर बी सबसेट ऑफ ए बनना है, बी को ए का सबसेट बनना है, बताओ बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए? एक्स्ट्रा आना चाहिए कुछ? नहीं। अब बताओ ए इज सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं? ए इज सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है? तो अगर ऐसा हो गया तो मतलब दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तभी इक्वल होंगे जब ऐसा बनेगा। और ये बात समझ में? तो ए बी का अगर मान लो तुमसे कहा जाए प्रूव करो कि ए और बी इक्वल है, बोर्ड्स में मतलब मतलब यहाँ क्लास 11 में आते हैं क्वेश्चन ऐसे कि प्रूव करो, मिसलेनियस में है ना, एनसीईआरटी की मिसलेनियस में। तो वहाँ पर अगर ए और बी को इक्वल प्रूव करना है तो ए को बी का सबसेट प्रूव कर देंगे, बी को ए का सबसेट प्रूव कर देंगे, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ए और बी दोनों क्या है? इक्वल हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो। अच्छा, फाई जो होगा वो सभी का सबसेट होता है। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है? और सभी सेट खुद के भी सबसेट होते हैं। मान लो एक ए सेट लिखा हमने 1, 2, 3, बताओ ए का सबसेट है कि नहीं? ए का सबसेट है कि नहीं है? ए के सारे एलिमेंट ए में है ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है? अच्छा, अब देखो, मान लो ठीक है भाई, मान लो एक ए एलिमेंट लिया हमने, ए सेट लिया हमने 1, 2, इसका सबसेट लिखना चाहते हैं। तो सबसेट लिखें अगर, तो एक सबसेट देखो क्या हो जाएगा, कुछ भी ना लिखें इसमें। बताओ इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में ना प्रेजेंट हो? बताओ इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में ना प्रेजेंट हो? ये इसका सबसेट, ये फाई है ना, तो फाई सबसेट ऑफ ए। जस्ट सिर्फ 1 लिख दें इसमें, तो 1 सबसेट ऑफ ए होगा कि ऐसा कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं जो ए में ना प्रेजेंट हो। 2 बताओ इसका सबसेट है, मतलब एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहा है, तो 2 इज सबसेट ऑफ ए। 1, 2 ये दोनों ले लें, ये भी सबसेट ऑफ, तो कितने सबसेट बने? 4। तो यहाँ पर ये जो 3 सबसेट हैं इनको बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट। क्या बोला जाएगा? प्रॉपर सबसेट। और ये वाला जो होगा ये प्रॉपर नहीं होगा, ये वाला सबसेट प्रॉपर नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे? वो सबसेट्स मतलब मान लो ए लिखा, ये सबसेट लिखा है, तो जिसका सबसेट है ये, जैसे ए का सबसेट है, तो ए में इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आना चाहिए। ए में इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पर देखो 1, 2 अगर सबसेट ऑफ ए लिख रहे हैं, तो ए सेट में भी तो 1 और 2 वाला कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। ए में कुछ एक्स्ट्रा है इसके अलावा? नहीं है, इसलिए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मतलब खुद का ही सेट लिख दो उसका, तब उस केस में वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? पक्का समझ गए प्रॉपर सबसेट क्या है? क्या समझ गए? यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो एक तो 5 हो गया सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एक हो गया 1 सबसेट ऑफ ए, एक हो गया 2 सबसेट ऑफ, और एक हो गया 1, 2 सबसेट ऑफ। ये जो तीनों हैं ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। सिर्फ हाँ, ये एक इक्वल आ गया ना, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है? हमारी बात समझ में कि नहीं? तो जितने भी सबसेट बनाओगे किसी भी सेट के, सिर्फ एक सेट मिलेगा जो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है? हाँ, जो इक्वल हो जाएगा उसके, वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे कितने? तो अगर मान लो एक कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? n है। तो टोटल नंबर ऑफ, चलो इसको कैपिटल N कर देते हैं, यहाँ भी स्मॉल n लिख रहे हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैपिटल N है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n।
से यहाँ पर देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। आई बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा अब ये देखो इंटरवल ये पढ़े हैं ना, ठीक है, तो इसमें ये स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, यानी इंक्लूड होगा, और ये हो चाहे ये हो, इसका क्या मतलब होता है? क्लोज्ड। और इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? ओपन इंटरवल। मतलब अगर स्क्वायर लगाया जहाँ पर तो उस नंबर को इंक्लूड करना है, जहाँ ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली मतलब ये जो कर्व ब्रैकेट है वहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, वहाँ पर इंक्लूड नहीं करना। मान लो a कॉमा बी लिखा है, मान लो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं 2,5 लिखा मान लो, इसका मतलब क्या है 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, यहाँ पर 2, 2.01, 2.022, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? देखो सेट्स को हम ऐसे लिख रहे थे, मान लो सिर्फ हमें 2, 3 और 4 और 5 लिखना होता तो ऐसे लिख देते, 4 एलिमेंट आ जाते। तो हमें 2 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर लिखने हैं मान लो। अच्छा जब ये ब्रैकेट होगा तो इसके अंदर जो लिखा है सिर्फ वही एलिमेंट है सेट के अंदर, जब ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है तो इनके बीच के भी सारे नंबर आएंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो 2,5 का यहाँ पर मतलब क्या हो गया 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स और इंक्लूडिंग 2 एंड 5, 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 2 एंड 5, मतलब यहाँ पर 2 भी है, 2.01 भी है, 2.0001 भी है, 2.00000001 भी है, 2.2 भी है, 2 पर सारे नंबर सारे 2 और 5 के बीच के 2 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। यहाँ अगर इसको ऐसे लिखें, इसका क्या मतलब है 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स और 2 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर क्या मतलब है 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 5, 2 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स लेकिन 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा लेंथ ऑफ इंटरवल पूछी जाए तो क्या करेंगे b माइनस, ये चारों ही केसेस में, चारों ही केसेस में लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा 5 माइनस b माइनस a, ठीक है। ये जो इंटरवल्स हैं किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर्स के, है ना, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर का सेट जो बनेगा, ठीक है, रियल नंबर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है भाई? पावर सेट, पावर सेट तो क्लास 11 में बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है, नहीं है, नहीं पढ़ाया था शायद हमने, ये पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था, पढ़ा दिया होगा, लेकिन सिलेबस सिर्फ क्लास 11 के मतलब बोर्ड के सिलेबस, मतलब स्कूल में नहीं आता है, एनसीईआरटी से हट गया, लेकिन जेईई में तो आएगा। इसका सिंबल क्या होता है पी ए का क्या मतलब है? पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए। अच्छा पावर सेट में होगा क्या? पावर सेट इज सेट ऑफ सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। मतलब ए सेट के जितने भी सबसेट्स हैं वो इसमें लिख दो। मतलब जैसे यहाँ पर ये ए सेट अगर 1,2 था तो अगर इसका हम पावर सेट लिखना चाहें पी ए तो वो क्या बनेगा? इसके अंदर क्या लिखोगे? एक तो 5 लिखोगे, दूसरा क्या आएगा 1, ऐसे सेट की फॉर्म में सेट आएगा ना, फिर सिर्फ 2 और 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में? जितने किसी भी सेट के सबसेट्स होंगे, एक सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि पावर सेट में भाई सबसेट्स ही तो लिख रहे हैं हम, नहीं आ रही बात समझ में? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए यानी NPA इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, और नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या बताया? 2 की पावर n। अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n, और उतने ही एलिमेंट्स किस में आएंगे? पावर सेट में आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन सिचुएशन। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, कहानी देखो क्या है यूनिवर्सल सेट की। कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट बन सकता है, ठीक है, वो तुम्हें डिफाइंड होगा क्वेश्चन में पहले से, वरना यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है तो तुम नहीं बता सकते क्या है यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो हमें सिर्फ बिस्वा के पॉपुलेशन, जहाँ हम रह रहे हैं बिस्वा के पॉपुलेशन की बात करनी है सर, तो बिस्वा के जितने भी लोग हैं वो सब क्या हो गए? वो बिस्वा के जितने भी लोग हैं उन सभी का एक सेट बना दो, वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। मान लो हमें पूरे यूपी की बात करनी है, यूपी के सारे जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी बात करनी है, तो अब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? पूरा यूपी में जितने भी लोग आ रहे हैं। मान लो अब होल इंडिया की हमें बात करनी है, तो इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा उस केस में? इंडिया की पॉपुलेशन बन जाएगी। मान लो पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग आ रहे हैं वही, मतलब उनका नाम हम लिख देंगे एक सेट में, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स है क्या? नहीं है। यूनिवर्सल सेट सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। तो वही बोला यहाँ पर
सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो सभी एक सेट में लिख दो, वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। मान लो तुम्हारे स्कूल की बात हो रही है, मान लो तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे स्कूल के बच्चों के लिए, कोई बाहर का आ सकता है? तो यूनिवर्सल सेट में कौन से बच्चे होंगे? तुम्हारे स्कूल के। मतलब अब कोई भी सेट बने, मान लो कोई एक टीम बनी क्रिकेट की, तो उस टीम में तुम्हारे स्कूल के तो बच्चे होंगे, तो यूनिवर्सल सेट कौन हो गया? स्कूल के बच्चे सारे। अब उन्हीं बच्चों में से कोई भी दूसरा सेट बनेगा तो उसी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आएंगे इसमें। आ रही बात समझ में? यही आगे लिखा है हमने कि ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चे। अब एक टीम बनी मान लो उन बच्चों में से, तो ये जो टीम बनी वो तुम्हारे ही स्कूल के बच्चों से बनी है ना, तो तुम्हारा स्कूल ही तो यूनिवर्सल सेट था इस केस में। तो बताओ ये जो टीम बनी है वो सबसेट हो जाएगी इसका कि नहीं? क्योंकि इस टीम के सारे एलिमेंट्स उस तुम्हारे स्कूल में प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम ने चीज़ों को आसान कर दिया समझने के लिए सेट्स में ना। रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का किस फॉर्म में? सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो रेक्टेंगल से हम क्या शो करते हैं जनरली? यूनिवर्सल सेट। और सर्कल से क्या शो करते हैं? अदर सेट्स। जो भी यूनिवर्सल सेट से जो सेट्स बनेंगे उनको हम किससे शो करते हैं? सर्कल से। ठीक है, इसकी बात आगे कर लेंगे अभी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन वगैरह की बात आगे कर लेंगे, ठीक है भाई। अब ऑपरेट, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? एकदम बेसिक बेसिक बातें थी सब, और बहुत ज़रूरी बातें हैं ये सब, ठीक है, बेसिक है लेकिन ज़रूरी बातें हैं ये सब। अब आ जाते हैं वेन डायग्राम के आगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स में। वेन डायग्राम अभी आगे समझते रहेंगे, मतलब कुछ अलग से नहीं, इसी में चीज़ें आती रहेंगी, है ना। क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या है? ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है? हाँ नहीं, क्या है ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यूनियन, यूनियन का क्या मतलब है? ये सिंबल क्या हो जाएगा यूनियन का? यू ही क्या है? सिंबल है यूनियन का। यूनियन का सिंबल क्या हो गया? यू। यहाँ पर लिखा है ए यू बी, इसको क्या पढ़ोगे? ए यूनियन बी, मतलब यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट। अच्छा, यूनियन का क्या मतलब है कि इस सेट में कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटेशन। ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिख दो बिना रिपीट के। बाकी और डेफिनेशंस पढ़ सकते हो, क्या कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी और इन बोथ ए एंड बी, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो या बी में हो या दोनों ए और बी में हो। क्या सिंपल सी बात है कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो एक सेट में लिख दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक सेट ए लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी लिया हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा बोलो? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्यों? क्योंकि 4, 5, 6 तो पहले ही आ चुका था उसमें, तो उसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें बोलो? कोई परेशानी वाली बात नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब चाहे ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों बातें, मतलब 2 + 4 करो या 4 + 2 करो, दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे बोलो? तो ये अलजेब्रिक एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड करो चाहे बी यूनियन ए फाइंड करो, सेम बात आएगी ना। ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, बी यूनियन ए का क्या मतलब है? बी और ए के सारे एलिमेंट लिखने, तो वही तो इसमें भी क्या था हमने। इस तरह से ये एसोसिएटिव होता है, मतलब ए और बी का यूनियन लो। मतलब तीसरा मान लो एक सेट और ले आए हम यहाँ पर, सी सेट है मान लो 9, 10। ठीक, तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? तीनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी लिख दो। तीनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी लिख दो विदाउट एनी रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो अगर तीनों में जितने भी एलिमेंट्स सब लिखने तो क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 तो रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 7, 8, 9, 9 लिख चुके हैं, 10। तो क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 10 तक। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि ए और बी का यूनियन लो, पहले इन दोनों का यूनियन लो, फिर वो जो सेट बन रहा है उसका सी से यूनियन लो, या फिर बी और सी का यूनियन पहले ले लो फिर उसका यूनियन ए से ले लो, दोनों बातें सेम है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ हाँ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब देखो आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट, हाँ, आइडेम्पोटेंट का मतलब ये होता है कि किसी के साथ सेम कुछ ऑपरेशन करो
उसका खुद के साथ, तो वो खुद मिल जाए आंसर में। मतलब जैसे मान लो 2 + 2 करें, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा क्या? तो ये बताओ अलजेब्रिक सम आइडेम्पोटेंट हुआ? नहीं हुआ। मान लो 2 + 2 2 आ जाता, तो ये क्या हो जाता? आइडेम्पोटेंट हो जाता। हाँ, ये इक्विवेलेंट का साइन बना रहे हैं ना। हाँ, 0 + 0। हाँ, तो सारे 0 एक एग्जाम्पल से ट्रू नहीं प्रूव हो जाता ना। 1 + 1 बनाएगा क्या? अलजेब्रिक एडिशन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। हम एक एडिशन की बात नहीं कर रहे। अलजेब्रिक एडिशन आइडेम्पोटेंट नहीं है। यहाँ पर ए यूनियन ए करें अगर हम, तो क्या मिलेगा? ए ही तो मिलेगा। ए यूनियन ए का क्या मतलब है? ए और ए के सारे एलिमेंट लिख दो रिपीट किए बगैर, तो ए के ही तो सारे एलिमेंट आएंगे उसमें। ए यूनियन फाई, मतलब ए के और फाई के सारे एलिमेंट लिख दो। ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, फाई में कुछ भी एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो ए के ही तो सारे एलिमेंट आएंगे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए यूनियन यू क्या बनेगा? ए का यूनिवर्सल सेट से तुम यूनियन ले लो। तो क्या बताया था? जितने भी सेट्स बनते हैं वो यूनिवर्सल सेट से ही बनते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब ए में भी तो वही सारे एलिमेंट हैं, तो रिपीट तो करोगे नहीं। तो ए यूनियन यू क्या बनेगा? यू ही बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन वाली चीजें लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन पार्ट लिखते हैं। तो सिंबल क्या हो जाएगा इसका? उल्टा यू, है ना। पढ़ेंगे क्या? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो क्या लिखा? कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ। तो यहाँ पर अगर हम वेन डायग्राम से दिखाना चाहें इसको, तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, और ये दो सेट दिखा दिए ए और बी हमने। तो ए और बी का जितना भी पार्ट है ये पूरा क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। ए और बी का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि सारे कॉमन एलिमेंट्स आने चाहिए ए और बी के। तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है कॉमन पार्ट। तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है। अच्छा, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए तो इसका मतलब ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ज्वाइंट नहीं है। देखो यहाँ पर ज्वाइंट है ना, ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं क्या? नहीं। तो ये क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स हो गए ए और बी। इस केस में अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए तो ए और बी को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आई बात समझ में? मान लो एक सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी है 7, 8, 9, 4, 2। बताओ क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन क्या दोनों में? 4 और 2। ये 4 है, 4 है, क्या कॉमन आएगा? 4 और 2। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 4, 2 या 2, 4। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये भी कॉम्यूटेटिव होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी लो चाहे बी इंटरसेक्शन ले लो, सेम बात है। एसोसिएटिव भी होगा, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन लो फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, या फिर ए पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो, या तीनों में कॉमन चीज देख के लिख दो। मान लो यहाँ पर सी सेट होता है एक और, जो होता मान लो 2, 10। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो? तीनों में जो चीज़ कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमको? 2। क्या आ जाएगा? तो इसको करने के लिए पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो फिर सी से इंटरसेक्शन लो, देखो कॉमन क्या मिलेगा? 2। चाहे तो बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लो फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लो, बात सेम है। यही बात समझ में? तीनों में जैसे भी करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मतलब वही खुद का खुद से ऑपरेशन करो खुद मिल जाए। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक है, इसको समझना है तो प्री डेस्टिनेशन मूवी देखना। देखिए प्री डेस्टिनेशन। प्री डेस्टिनेशन में स्पॉइलर हो जाएगा, बता दें। उसमें जो मतलब हीरो होता है, ठीक है, मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है, एक्चुअली में वही वही मतलब एंटेगनिस्ट भी है प्रोटैगनिस्ट भी, मतलब हीरो विलन वही है। खुद हीरो है, खुद विलन है, खुद की वाइफ है, खुद का बच्चा है। समझ रहे हो? वो देखोगे तो समझ में आएगा। मतलब वो खुद से शादी करता है और खुद को पैदा करता है। खुद से शादी करके खुद को पैदा करता है और फिर लास्ट में खुद को मारता है। खुद ही विलन होता है वो ढूंढ रहा होता है विलन को, कौन है विलन। तो पूरा एक साइकिल होता है उसमें, मतलब टाइम पैराडॉक्स पे, भूल नहीं जाता है, टाइम पैराडॉक्स पे वो मूवी देखना जाकर के, मजा आ जाएगा, घूम जाएगा दिमाग, मजा आ जाएगा। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी प्री डेस्टिनेशन। ठीक है, अभी देख लो, अभी टाइम है पेपर में। पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, लेकिन देखो लॉ ऑफ
फाई मतलब अच्छा ये ए इंटरसेक्शन ही करेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में सारा का सारा कॉमन है तो ए ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो ए में सब कुछ मतलब बहुत सारे एलिमेंट होंगे, फाई में कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ए और एम्प्टी सेट में कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं। ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन मिलेगा, सब कुछ कॉमन मिलेगा ए का। यूनिवर्सल सेट से ही तो ए सेट बना है, मतलब यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 so on 10, तो सेट ए बनाया मान लो हमने, तो सेट ए इन्हीं एलिमेंट से बनेगा ना, मान लो 2 3 4 हमने सेट ए बनाया, इनका इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा खाली। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन यू क्या बनेगा, ए बनेगा। कोई दिक्कत इसमें, ये इमेजिन कर पाओगे? फटाफट आगे देखो। अच्छा ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाम भले ना याद रहे, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी यूनियन सी से, ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी यूनियन सी से, या ए का यूनियन ले रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी से, मतलब यहाँ साइन अलग होगा और यहाँ साइन, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, तो ये दोनों ही लॉ क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है तो समझ लो मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू बी, ये बीच का प्लस ए इंटू सी, ऐसा समझ लो। तो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्रूव करना हो तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग इसको, वेन डायग्राम वगैरह की हेल्प से समझ सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन लगाओ बीच में, ए यूनियन, आगे समझ में हो पाएगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखो, ए माइनस बी का क्या मतलब है, सारे एलिमेंट्स ए के लिखो, ए के सारे एलिमेंट्स लिखो, लेकिन उसमें से बी के हटा दो। ए माइनस बी का मतलब लिखने हैं हमें ए के एलिमेंट्स, हटाने कौन से, उसमें से ए में जो बी के एलिमेंट्स सारे वो हटा दो, मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो हटा दो। तो ए माइनस बी का मतलब वो लिखने सारे ए के हैं, बस बी में जो ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हटा दो। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, ये कॉमन आ रहा, तो ये हटा दो, इसमें से क्या बनेगा, ये 1 2, लिखना ए सेट ही है सिर्फ, ए सेट में से बी के जो एलिमेंट्स है वो हटा दो। ऐसे समझ सकते हो कि ए में से क्या हटा दिया हमने, ए इंटरसेक्शन, समझने के लिए ए में से क्या हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। अरे बात समझ में, लिखेंगे क्या, ए माइनस बी। अच्छा यहीं पर बी माइनस ए लिखते अगर, तो लिखने हैं बी के एलिमेंट्स और बी में से कौन से हटा देने हैं, ए के, तो ए के क्या कॉमन आ रहे हैं 4 5 6, तो क्या बचेगा यहाँ 7 8 9। अरे बात समझ में। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ए ट्राइंगल भी ऐसा, या ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी इसको, सर्कल बना के ए माइनस बी। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है यहाँ पर, तो दोबारा से ये बना के समझा देते हैं, वेन डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। यूनिवर्सल सेट हो गया ना, ये हो गया सेट ए, हाँ क्या करिए, ये हो गया सेट ए और ये क्या हो गया सेट बी। अब ए और बी में से अगर हम ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं तो इनमें जो कॉमन है वो हटा दो, बस ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन इनका कॉमन पार्ट हटा देना, ये वाला पार्ट हटा देना। हमारी बात समझ में, जैसे हम मान लो ए और बी का यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस लेना चाहें, इस वाले एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये हटा दो, बाकी सब लिख दो 1 2 3 7 8 9। देखो क्या हुआ है, ये वाला पूरा एलिमेंट ए माइनस सॉरी ए माइनस पूरा सेट, ए माइनस बी पूरा सेट और बी माइनस ए पूरा सेट आ रहा है इसके अंदर की नहीं, तो मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को हम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बोल सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। या ऐसे समझ लो कि ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने, बस दोनों में जो कॉमन है वो हटा देना। सारी बात समझ में। अच्छा बताओ डिसजॉइंट सेट के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा, डिसजॉइंट सेट के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा, ए और बी सारा ए यूनियन बी आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बताओ, कॉम्प्लीमेंट मतलब अरे थोड़ा सा तो बचा है, बस ये बचा है और ये बचा है, बस खत्म, कल से क्वेश्चन देख लेंगे, क्यों लेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखो, फटाफट खत्म है, बस 5 मिनट का है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक 10 तक। ठीक है, एक ए सेट लिखा हमने, मान लो 2 3 5, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, बस ए को हटा दो, मतलब ऐसा बोल सकते हो यू माइनस ए।
ठीक है, यू माइनस ए बोल सकते हो इसको। मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखो, बस एक एलिमेंट्स 2 3 5 हटा दो तो 1 2 3 हट गया, 4 बचा, 5 हट गया, 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, बात खत्म। क्या प्रॉपर्टीज देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगों को क्या मिलेगा? ए मिलेगा। कैसे? अब मान लो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए बी समझ लो, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, मतलब यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस ये एलिमेंट हटा देने हैं, तो क्या बचेगा? 2 3 5 ही तो बचेगा, तो वापस से क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ए बनेगा। ए यून अच्छा, ये डी मॉर्गन्स लॉ, नाम भले ना याद रहे, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे अगर, तो क्या होगा? मतलब ब्रैकेट हटाना है अगर, होल कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या होता है? डैश लगा दो या ऊपर बार लगा दो या सी लिख दो छोटा सा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? एक अगर ब्रैकेट हटाना है तो अंदर भेज रहे हो कॉम्प्लीमेंट को, तो ए कॉम्प्लीमेंट बीच का साइन पलट दो बस, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी वही है, होल पे अगर कॉम्प्लीमेंट है तो बीच का साइन बदल दो बस, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों? यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है, फाई में कुछ नहीं है। फाई का कॉम्प्लीमेंट लेना है अगर, तो वो सेट लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के जो इसमें मतलब सारे लिखने हैं, ये वाले हटाने, तो इसमें जब कुछ है ही नहीं तो हटाओगे क्या? तो सारा का सारा आ जाएगा कि नहीं? तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? यू हो जाएगा। यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू का कॉम्प्लीमेंट, यू के ही सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन यू के हटाने भी है, वो बोल रहा है। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या बनेगा? सिर्फ फाई बनेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन होगा क्या? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट बना ही था यूनिवर्सल से ए के एलिमेंट्स को हटा करके, तो कुछ भी कॉमन होगा? तो कुछ भी कॉमन यहाँ नहीं होगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा? फाई बन जाएगा, है ना? एक मिनट, नहीं अच्छा, यूनियन ले रहे, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन ले रहे, तो यूनियन फाई क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन, कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा ना, ए और ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? फाई। यूनियन लेंगे अगर, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दो तो यूनिवर्सल बन जाएगा कि नहीं? देखो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दो तो यूनिवर्सल बन जाएगा कि नहीं? तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? यू बन जाएगा। ये बात समझ में? इसके बाद ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी दो सेट्स में निकालने हैं अगर, मान लो हमें एन ए एन बी पता होगा, एन ए पता होगा, एन बी पता होगा, है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी पता होगा, हमें बताना है कि एन ए यूनियन बी क्या होगा। कल क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझ लेंगे। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इससे ज़्यादा के लिए आता है अगर अच्छा, इसको अगर जनरल तरीके से लिखना चाहे तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन समेशन ऑफ एन ए। अभी समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है? समेशन ऑफ एन ए माइनस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अल्टरनेट चल रहा है, देखो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? समेशन ऑफ एन ए मतलब है जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर सबका समेशन करो, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों हो गए। समेशन ऑफ एन ए में तीनों आ रहे हैं। समेशन ऑफ एन ए मतलब क्या? सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को जोड़ो, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो दो को घटाओ, दो दो का पेयर बना के, मतलब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, दो दो का पेयर घटाया, फिर तीन तीन का पेयर जोड़ो तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक ही पेयर बनेगा तीन का, कोई दूसरा पेयर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अभी मान लो तीन से ज़्यादा के लिए, तो पहले क्या है? समेशन ऑफ एन ए, समेशन ऑफ एन ए, फिर दो दो का घटाओ, फिर तीन तीन का जोड़ो, फिर चार चार का घटाओ, फिर पाँच पाँच का जोड़ो, फिर छः छः का घटाओ, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। मतलब हाँ भाई, अगर ये चार होगा तो चार के लिए लिखेंगे, पाँच होगा तो पाँच। अब चार के लिए बहुत ज़्यादा जाएगा ना, अब चार के लिए लिखना चाहो तो क्या बनेगा बोलो? अगर चार के लिए कर रहे हैं खाली, मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, पूरा नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बता देंगे बस। एन ए एन बी एन सी और एन डी, इन सबको क्या करोगे? जोड़ोगे, फिर दो दो का पेयर घटाओगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी घटाओगे, एक और किससे बन सकता है पेयर? सी से, तो एन ए इंटरसेक्शन सी घटाओगे, फिर ए इंटरसेक्शन डी घटाओगे, हो गया। अब बी का किससे किससे बनेगा? बी का ए से तो ले लिया हमने, बी इंटरसेक्शन सी घटाओगे, बी इंटरसेक्शन डी घटाओगे, ठीक है, फिर सी का डी से, फिर माइनस एन सी इंटरसेक्शन डी, हो गए सारे पेयर। अब तीन तीन में आओगे तो ए बी सी बनेगा, फिर और क्या हो सकता है? ए बी डी हो सकता है, ऐसे सारे तुम्हें पेयर बनाने पड़ेंगे। ये आएगा नहीं, वैसे मुश्किल है,
ठीक है, मुश्किल है, आएगा नहीं, लेकिन बस समझ आने के लिए कि प्लस माइनस चलेगा इसमें। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? कल इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे, इतना ही है सेट्स में, बाकी फिर रिलेशन फंक्शन वो इससे रिलेटेड होगा।